नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो साथियों शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। साथियों, अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस एक ऐसी शक्ति है राष्ट्रपति की, अर्थात राष्ट्रपति को प्राप्त एक विधायी शक्ति है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए आकस्मिक या अवलंबनीय महत्व के मामलों में कानून बना सकता है। तो साथियों क्या हुआ, क्या है, सबसे पहले जानते हैं क्या है अध्यादेश। क्या है अध्यादेश? अध्यादेश क्या है? तो साथियों अध्यादेश राष्ट्रपति को प्राप्त वह विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति को प्राप्त वह विधायी शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए कानून बना सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्ति, राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्ति जिसके द्वारा अल्पकाल के लिए कानून बनाया जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है। अल्पकाल के लिए कानून बनाया जा सकता है। तो साथियों अध्यादेश क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त वह विधायी शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए कानून बना सकते हैं। तो और अब जानते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 अर्थात अनुच्छेद 123, अनुच्छेद आर्टिकल 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल, अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल, संसद के विश्रांति अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो, विश्रांति काल हो, रिसेस हो, तो संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित अर्थात इसी को जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। क्योंकि जो संविधान का हिंदी वर्णन है उसमें प्रख्यापित लिखा है साथियों, इसलिए मैंने इसमें प्रख्यापित लगा दिया। क्यों? प्रख्यापित का अर्थ होता है जारी करना, उसको प्रमोलगेट करना। तो अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो, विश्रांति काल का मतलब होता है जब संसद आराम में हो, विश्राम में हो, अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अब कि ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से करेंगे या प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करने की जो उनकी शक्ति है यह विवेक पर आधारित नहीं है। इसका प्रयोग वो है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करेंगे। तो प्रयोग
प्रयोग करेंगे प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह से। तो साथ ही जो अध्यादेश है उसका प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करेंगे, और उस अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं। और जो उस अध्यादेश को वापस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है वो भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह से ही है। अब जानते हैं इसका प्रयोग कब करेंगे। कब करेंगे तो साथियों दो समय, क्योंकि अनुच्छेद 123 कहता है कि नंबर 1, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अर्थात संसद के विश्रांति काल में सत्र न चल रहा हो, शॉर्ट में लिखते हैं सत्र न चल रहा हो। सत्र न चल रहा हो का अर्थ होता है संसद का सत्र, अर्थात दोनों सदनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, किसी एक सदन का भी यदि सत्र न चल रहा हो तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो सत्र न चल रहा हो, दोनों सदनों का या किसी एक सदन का भी सत्र न चल रहा हो। तो साथियों दूसरा है, पहला तो जब सत्र न चल रहा हो, और दूसरा है किसी आकस्मिकता की स्थिति में, जब राष्ट्रपति को ये आभास होता है या यह लगता है कि कोई ऐसा मामला है जो अविलंबनीय महत्व का है, अर्थात जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता है, उसमें कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, अचानक उत्पन्न होगी है ऐसी स्थिति, तो ऐसे समय में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है साथियों, आकस्मिकता की स्थिति में, आकस्मिकता की स्थिति में भी राष्ट्रपति अविलंबनीय महत्व के मामलों में तो साथियों पहला है प्रयोग कब करेंगे। प्रयोग प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करेंगे। और कब करेंगे, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अर्थात संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, या यदि किसी एक सदन का भी सत्र न चल रहा हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और आकस्मिकता की स्थिति में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ कंडीशनें हैं और कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं उसको देखते हैं। पहला है शर्तें क्या है साथियों। पहला है कि जो हमने प्रयोग पढ़ा, जैसे प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अर्थात तो वापस भी लिया जा सकता है, जारी भी किया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। तो इसकी जो पहली शर्त है, कंडीशन है, वह है कि कैबिनेट की सलाह जरूरी है। अध्यादेश जारी करने के लिए कैबिनेट की सलाह
आवश्यक। और दूसरा है, पहला तो है कैबिनेट की सलाह आवश्यक है, दूसरा है जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। तो जब आने वाले समय में संसद का सत्र चलेगा, अर्थात संसद की अगली बैठक, जो संसद की अगली बैठक होगी, तो उसके 6 सप्ताह बाद अगली बैठक के, संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर संसद के अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। तो अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद में पेश करना जरूरी है। संसद के सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो साथियों, और तीसरी कंडीशन है कि इसमें संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो। तो साथियों ध्यान से देखें, ये तीनों कंडीशन जब होंगी, ये तीनों कंडीशन जब पूरी होंगी तभी अध्यादेश कानून बन पाता है, अध्यादेश कानून बन पाता है, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। देखिए, जानते हैं कैसे। पहली तो है, ये अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, कंडीशन है जब कैबिनेट ने राष्ट्रपति को सलाह दी हो अध्यादेश जारी करने की, तो अध्यादेश कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही जारी किया जा सकता है। दूसरा है, जब जारी कर दिया अध्यादेश, उसके बाद वह संसद की जो आने वाली बैठक होगी, अर्थात तो संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होता है, अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। तो अगली जो बैठक होगी उसके 6 सप्ताह, जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के दोनों सदनों की बैठक के 6 सप्ताह के बाद, माना दोनों सदनों की बैठक यदि अलग अलग होती है, अलग अलग समय पर होती है, तो बाद वाली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित किया जाना जरूरी है। और जो 6 सप्ताह हैं, ये बाद वाली बैठक के बाद गिने जाएंगे, बाद वाली बैठक के 6 सप्ताह गिने जाएंगे, बाद वाली जो बैठक होगी उसके बाद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना जरूरी है, तभी यह कानून बन पाएगा, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा, स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा। तो साथियों, संसद का सत्र न चल रहा हो तभी यह जारी किया जा सकता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी यह जारी किया जा सकता है। तो साथियों, यदि संसद उसे पारित नहीं करती है तो वह स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा, संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। और संसद यदि उसे निरुन्मोदन कर देती है, उसे पारित कर उसे स्वयं निष्प्रभावी कर देती है, तो वह समाप्त हो जाता है वैसे ही। और यदि संसद की बैठक होने से पहले ही उसे 6 माह हो जाते हैं, तो वह स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा 6 माह की अवधि के भीतर। और वैसे तो ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है, क्योंकि संसद की दोनों बैठकों के मध्य 6 माह का ही अंतर होता है, अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। उससे पहले ही संसद की बैठक आहूत की जाती है और संसद में और प्रस्तुत कर दिया जाता है अध्यादेश, और संसद उसको चाहती है कि इसका कानून बनना चाहिए, इसे तो कानून
बन जाता है और उसे निष्प्रभावी करना होता है, निर्मोदन करना पड़ता है। तो निर्मोदन के बाद वह स्वयं निष्प्रभावी हो जाता है। यदि किसी कारण वह संसद की अगली बैठक न हो पाए तो अध्यादेश द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उस दौरान वो निष्प्रभावी नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। अब जानते हैं, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है साथियों, अवधि वो 6 माह होती है। अवधि 6 माह होती है। किसी भी अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है, क्योंकि संसद के दोनों सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर होता है अधिकतम। और उस 6 माह के जो पहली बैठक होगी, मतलब जब हमने अध्यादेश जारी कर दिया उसके बाद जो बैठक होगी हमारी संसद की, उसमें उस अध्यादेश को पारित करना जरूरी है, तभी वह कानून बन पाता है, नहीं तो वह निष्प्रभावी हो जाता है। अर्थात बैठक के 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित करना जरूरी है। तो ये है अध्यादेश। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं साथियों। अब जानते हैं सीमाएं क्या क्या हैं, फिर जानेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केसों के बारे में। सीमाएं, लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो है वही कि संसद का सत्र न चल रहा हो। ये तो हम सब जानते हैं। ये भी जब संसद का सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो, न चल रहा हो, ये है पहली लिमिटेशन। इसको हम सब जानते हैं। और दूसरी इसको है, दूसरी लिमिटेशन यह है कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि कानून का निर्माण करना जरूरी है किसी मामले में, तो मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, देखो साथियों, मौजूदा परिस्थिति ऐसी है, जैसे आपको मौजूदा परिस्थिति के जब मैंने कहा तो आपको याद आ गया होगा कि आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल रखते हैं, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि संसद कानून का निर्माण करती है अध्यादेशों के माध्यम से। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 123 है जो हमारा, यह कहता है कि अनुच्छेद 352 के अलावा भी राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में या कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाए जबकि अविलंबनीय महत्व में अविलंबनीय जिनमें विलंब न किया जा सके, ऐसे मामलों में कानून बना सकती है। कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह के अनुसार? कैबिनेट की सलाह के अनुसार। किसकी सलाह के अनुसार? कैबिनेट, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सलाह के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार भी कानून बना सकती है। तो ये सीमाएं हैं। तीसरी है इसमें इसका जो अध्यादेश की जो शक्ति है वह कानून की शक्ति, जो संसद द्वारा पारित कानून है उसकी शक्ति के समान ही है। संसद अध्यादेश की जो अध्यादेश द्वारा जो अध्यादेश की जो शक्ति है वह संसद के समान ही है। अध्यादेश तो है ही, शॉर्ट में लिखते हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान, संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान। अर्थात संसद को कानून बनाने की शक्ति जिन मामलों में है वही शक्ति राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने के मामले में है। अर्थात संसद जिन मामलों में, जिन विषयों में कानून बना सकती है, अध्यादेश भी उन विषयों में लाया जा सकता है। ये इसका अर्थ है। चौथा है इसका कि जब राष्ट्रपति, जैसे संसद किसी मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, अर्थात इसके माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से भी हम मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश
के द्वारा, इस बात को नोट कीजिएगा, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जो अब जब अध्यादेश, क्योंकि हम सीमाएं पढ़ रहे थे, सत्र न चल रहा हो, मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हो कि अध्यादेश जारी करना जरूरी हो, किसी मामले में कानून का निर्माण करना जरूरी हो, और जो अध्यादेश की शक्ति होगी कानून, वो संसद द्वारा पारित या संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होगी। लेकिन जो अध्यादेश होगा, अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। स्वीकृति मिलने के बाद ही कानून बन पाता है, यहाँ कानून का रूप लेता है। क्योंकि संसद जब इसे स्वीकृत कर देती है तो यह कानून का रूप ले लेता है, अन्यथा यह 6 माह बाद समाप्त हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। तो साथियों, जो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये अन्य लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित नहीं है। जैसे अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, सिर्फ भारत में ही भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो और इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह होती है, मैं बता चुका हूँ साथियों। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसों के मामले में, कुछ महत्वपूर्ण केस, क्योंकि जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, इसमें ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा। क्योंकि ये जब हमारे संविधान सभा इस अनुच्छेद के बारे में संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी, तब भी इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। क्योंकि यह जो हमारी लोकतांत्रिक देश में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसमें दखल देता है, अर्थात उसके विचारों का उल्लंघन करता है। क्योंकि यह राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति देती है जो अन्य लोग नहीं चाहते हैं। अर्थात कैबिनेट में कुछ गिने चुने मंत्री होते हैं, 5-6-7 मंत्री होते हैं, उनकी सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि फला मामले में कानून बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस मामले में अध्यादेश जारी कर देते हैं और वह कानून बन जाता है। क्योंकि जो कानून बनता है संसद द्वारा पारित होकर, वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, तभी कानून बन पाता है। तो उसमें क्या होता है कि सारे सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है, अर्थात बहुमत मिलना जरूरी होता है उस कानून को। तो बहुमत का उल्लंघन करता है अध्यादेश। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, क्योंकि इस मामले में सबसे पहला केस है 1970 में आया एक केस, 1970 में आया कूपर केस, कूपर बनाम संघ, कूपर बनाम संघ। तो इस केस में, कूपर बनाम संघ वाले केस में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस पर असद्भाव की स्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि असद्भाव की स्थिति में, असद्भाव की स्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो साथियों, असद्भाव की स्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, अर्थात यह जो मामला है, इसकी अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
प्रश्न चिन्ह लगाने का अर्थ हुआ साथियों कि इस अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है यह 1976 में निकल कर आया केशवानंद भारती केस में। तो न्यायिक समीक्षा उस समय तो था नहीं जब 1970 में कूपर केस आया न्यायिक समीक्षा, लेकिन उस समय हम सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। न्यायालय ने कहा कि जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है असद्भाव की स्थिति में, जब राष्ट्रपति किसी ऐसे कारण से जिसमें कि सार्वजनिक हित न हो या राजनीतिक हित के लिए अध्यादेश जारी करते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उसे निष्प्रभावी भी कर सकते हैं। दूसरा केस आया इसके बाद, दूसरा केस क्या, जब ये कहा, जब कूपर बनाम संघ 1970 में कूपर बनाम संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि असद्भाव की स्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, किस पर, अध्यादेश पर, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उसे निष्प्रभावी कर सकता है। तो जो हमारी संसद है वह एक संविधान संशोधन लेकर आई इसको करने के लिए। तो वो संविधान था 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में संविधान में संशोधन किया गया और उस पर अनुच्छेद 123 में संशोधन किया गया। उसमें रखा गया कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उस पर असद्भाव की, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्णय अर्थात अध्यादेश जारी करने का जो निर्णय है, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, अंतिम व मान्य होगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगा, तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगा। तो साथियों, दो महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हमने पढ़ा। पहला है कूपर केस में क्या, कूपर बनाम संघ केस में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्योंकि संविधान की व्याख्या करना किसका काम है, सर्वोच्च न्यायालय का काम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम है। तो उस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असद्भाव की स्थिति में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन तब संसद इस फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया और उसमें संसद ने लिखा कि राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी जो, अर्थात राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा सभी लोगों को, तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगा, न्यायिक समीक्षा से परे होगा। फिर क्या हुआ साथियों, उसके बाद दोबारा संशोधन किया गया संविधान में, अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा संशोधन साथियों, 44वां। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन था, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। 44वां संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
1978। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो संविधान से जो ये उपबंध होंगे, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा न्यायिक समीक्षा से जो परे होगा, 38वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, उसका लोप कर दिया गया। उसका लोप कर दिया गया। किसका लोप कर दिया गया? लोप कर दिया गया। किस उपबंध का? राष्ट्रपति का निर्णय। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगा। ये जुड़ा था 38वें संविधान संशोधन द्वारा। 38वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में। तो इस उपबंध का लोप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लोप कर दिया साथियों। अर्थात इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया संविधान में से, और वहाँ लिखा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो क्या लिखा गया साथियों? कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो साथियों, 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये रखा गया था कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगा। इसका लोप कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, अर्थात लोप कर दिया गया। और अब क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी, उस अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। असद्भाव की स्थिति में, अर्थात जो निर्णय कुपर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था 1970 में, वह पुनः लागू हो गया। फिर इसके बाद दो निर्णय बड़े महत्वपूर्ण हैं जो बिहार में प्रचलित हैं सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि बिहार बनाम एक केस था DC बाधवा। ये केस 1987 में आया था। बिहार में क्या हो रहा था साथियों? बिहार में क्या हो रहा था कि बिहार के राज्यपाल अध्यादेशों के माध्यम से, क्योंकि जो शक्ति राष्ट्रपति को है अध्यादेश जारी करने की, वही शक्ति राज्यपाल को भी है अध्यादेश जारी करने की। तो क्या होता है कि बिहार में अध्यादेशों के माध्यम से एक ही अध्यादेश कई सालों तक चलता रहता है और उसको 6 माह के बाद पुनः बिना संशोधन के पुनः लागू कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि कई सालों तक, लगभग बताते हैं कि 1966 से लगभग 1987 के बीच लगभग 256 अध्यादेश जारी किए गए थे। 256 अध्यादेश जारी किए गए थे। तो तब सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अर्थात जो जनता की इच्छा है, उनके द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, उस पर कहीं न कहीं हस्तक्षेप है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, उस पर हस्तक्षेप है। तो DC बाधवा बनाम बड़ा महत्वपूर्ण केस है। DC बाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 का केस है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति है, उस पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति पर विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति पर
शक्ति का कार्यपालिका द्वारा हनन नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। तो साथियों, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य में 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधानमंडल की जो विधि बनाने की शक्ति है, अर्थात विधि बनाने की शक्ति किसको दी है? विधानमंडल को। उसकी शक्ति पर बार बार अध्यादेश जारी करने से उसकी शक्ति पर, विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति पर कार्यपालिका द्वारा हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति, वो कैबिनेट की सलाह के अनुसार करते हैं। कैबिनेट जो होती है कार्यपालिका होती है, कैबिनेट क्या होती है? कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका द्वारा हनन नहीं होना चाहिए। दूसरा केस आया तो इस मामले में तो ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य में कि विधानमंडल की जो विधि बनाने की शक्ति है, उस शक्ति का कार्यपालिका द्वारा हनन नहीं होना चाहिए। फिर 2017 में हाल ही में एक निर्णय आया, कौन से केस में? कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य। क्या था केस? कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य। 2017 कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य 2017 में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उस पर असद्भाव की स्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इन्होंने वही निर्णय के ऊपर केस वाला दोहराया इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अधीन है। तो साथियों, ये है महत्वपूर्ण निर्णय जो अध्यादेशों से संबंधित है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, वह है कि जो राष्ट्रपति है हमारे, वह अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और राज्यों के जो राज्यपाल हैं वह अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।